हे गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप आपकी पढ़ाई मस्त चल रही है। एंड सर आपके एंड पे रिवीजन टपा टप हो रहा है सर। आइए बच्चों, अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। आई होप दिस रिवीजन सीरीज इज हेल्पिंग यू। एंड सर आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ पूरा ध्यान से इन सारे लेक्चर को सुन रहे हो, क्योंकि अगर आपने पूरा ध्यान रख के एक टाइम पर केवल रिवीजन लेक्चर सुने हैं तो सर 100% पूरा जीएसटी मेरी गारंटी आपकी पूरी ग्रिप में ले आऊंगा। एंड सर दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको इनडायरेक्ट टैक्स में रोक दे सर। आइए बच्चों, शुरू करते हैं अगला चैप्टर। क्या? प्लेस ऑफ सप्लाई। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। माहौल जबरदस्त शानदार बनेगा सर। अपना टाइम आएगा नहीं, अपना टाइम आ गया है। कर दो अपनी पूरी ताकत लगा के प्रूव दुनिया को कि यस आप में शानदार वाली ताकत है सर। आइए सर, प्लेस ऑफ सप्लाई। एंड सर ध्यान देना बच्चों, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स और हम लोग जो आपके वेल विशर्स है, हम प्रे कर रहे हैं कि यस आपकी सक्सेस हो, और आपकी सक्सेस से ही हमको एक्चुअल खुशी मिलेगी। तो सर जब तक आपका इनडायरेक्ट टैक्स पूरा नहीं होता तब तक मैं आपके साथ हूं बच्चों। माहौल बनाएंगे शानदार वाला मिलके बच्चों। आइए बच्चों, सर प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर नंबर 7। सर आईजीएसटी एक्ट ने प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में बताया। उसका सेक्शन नंबर 7 ने डिफाइन किया इंटरस्टेट सप्लाई को। सेक्शन नंबर 8 ने डिफाइन किया इंट्रास्टेट सप्लाई को। क्योंकि पता है सर, इंट्रास्टेट सप्लाई पे लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी, इंटरस्टेट सप्लाई पे लगता है आईजीएसटी। इंटरस्टेट सप्लाई क्या होता है? जहां पर सप्लायर का लोकेशन, अब आ गया हूं मैं कहां पे, सेक्शन नंबर 7, जहां पे सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई, भले वो गुड्स का हो या सर्विसेज का हो, वो अगर दो अलग अलग स्टेट्स है, दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी है, या एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी, तो वो क्या होगा? इंटरस्टेट सप्लाई कहलाएगा। और हां, अगर वो दोनों सेम स्टेट है, सेम यूनियन टेरिटरी, तो वो क्या कहलाएगा? इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाएगा बच्चों। बस कुछ स्पेशल बातें और है बेटा। सबसे पहली बात, अगर आपने कोई गुड्स इंडिया में इंपोर्ट किया, कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में गुड्स आ गया, और अगर आपने बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन उन गुड्स को बेच दिया, तो ऐसे केस में उसको इंटरस्टेट सप्लाई कहते हैं। भले सप्लायर, रेसिपिएंट और वेयरहाउस सेम स्टेट में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको इंटरस्टेट सप्लाई कहेंगे। देन अगर आपने कोई सर्विसेज आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में इंपोर्ट करी, उसको भी इंटरस्टेट सप्लाई कहेंगे। गुड्स इंपोर्ट करने पे कस्टम लगता है, और कस्टम के साथ में वैसे भी आईजीएसटी लगता है बच्चों। प्लस ये स्पेशल प्रोविजन जो बड़ा ही अच्छा प्रोविजन मुझे लगता है, गुड्स और सर्विस और बोथ के लिए कॉमनली लिखा है। क्या? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, जहां पे सप्लायर इज लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी और प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है। क्लियर? अब भले वो एक्सपोर्ट के स्कोप में आए ना आए, एक्सपोर्ट की कंडीशन पूरी हो ना हो, पर वो इंटरस्टेट सप्लाई कहलाएगा। सेकंड, एसईजेड की यूनिट या डेवलपर को आपने कोई भी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करी है, या उन्होंने कोई डीटीए में गुड्स या सर्विस सप्लाई करी, वो भी क्या होगा? इंटरस्टेट सप्लाई कहलाएगा। देन सप्लाई इन द टैक्सेबल टेरिटरी, जो इंटरस्टेट सप्लाई नहीं, जो इंटरस्टेट सप्लाई नहीं है, वो इंटरस्टेट सप्लाई कहलाएगा। अगर सप्लाई इन द टैक्सेबल टेरिटरी है, बेस्ट एग्जांपल इज फॉरेन टूरिस्ट को अगर आपने कोई गुड्स बेचा है, किसको बेचा है बेटा? फॉरेन टूरिस्ट को अगर आपने कोई गुड्स बेचा है डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, वो इंडिया में आया, फॉरेन टूरिस्ट को गुड्स बेचा, वो आउट ऑफ इंडिया उन गुड्स को लेके जा रहा है, जैसे केस में वो इंटरस्टेट सप्लाई हुआ, भले वो काउंटर सेल है फिर भी। और ऐसे केस में जब वो कस्टम एयरपोर्ट से, या सॉरी एयरपोर्ट से, जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जब वो बाहर जाता है, तो उसको उस जीएसटी का रिफंड मिलता है। ये यूनिवर्सली फॉलोड प्रैक्टिस है बच्चों। आइए सर, इंटरस्टेट सप्लाई में क्या लिखा है? जब सप्लायर का लोकेशन और प्लेस सप्लाई दोनों सेम स्टेट है, सेम यूनियन टेरिटरी, वो क्या कहलाएगा? इंटरस्टेट सप्लाई। पर उसके 3 एक्सेप्शन है। फर्स्ट हमने पढ़ लिया, क्या? अगर फॉरेन टूरिस्ट को आपने कोई गुड्स सप्लाई किया है, गुड्स, ओके। सेकंड, सर एसईजेड की यूनिट डेवलपर ने कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई करा है, या उनको आपने गुड्स या सर्विस सप्लाई किया, भले सेम स्टेट में, फिर भी वो इंटर कहलाएगा। थर्ड, अगर कोई गुड्स कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में आ गया इंपोर्ट करने के बाद, पर कस्टम क्लियरेंस होने से पहले अगर आपने गुड्स को बेच दिया, तो सर ऐसे केस में भले ही सप्लायर भी, रेसिपिएंट भी और वेयरहाउस भी सेम स्टेट में, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्या कहलाएगा? सर इंटरस्टेट सप्लाई कहलाएगा, इंट्रा नहीं कहलाएगा। क्लियर? डन। भारत माता की जय। ये सेक्शन में 7 और 8 खत्म होता है। अब सेक्शन 9 बोलता है कि टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया के अंदर अगर आपने कोई सप्लाई किया है, तो सर ऐसे केस में सर फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी इंडिया लैंड मास प्लस 200 नॉटिकल माइल तक इंडिया कहलाता है बेटा। जीएसटी के प्रोविजंस वहां पे अप्लाई होते हैं। अब ऐसे केस में आपने टेरिटोरियल वाटर में कोई सप्लाई किया है गुड्स या सर्विस, तो ऐसे केस में वो कौन से स्टेट में माना जाएगा? जहां से नियरेस्ट बेसलाइन आती है वो स्टेट में सप्लाई किया है यहाँ, या फिर मान लो सप्लायर का लोकेशन टेरिटोरियल वाटर में, जैसे बॉम्बे हाई, कोई सर ऑयल री के बेटा, उसने कोई इंडिया में कोई गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करी है, या सर, तो ऐसे केस में वो सप्लायर कहाँ लोकेटेड है? जहां पे नियरेस्ट बेस लाइन है उस स्टेट में लोकेटेड है, ये माना जाएगा बच्चों। क्लियर? आइए सेक्शन नंबर 10 से आप डिफाइन हो रहा है क्या? सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई। अब सर सेक्शन नंबर 10 और 11 ने गुड्स के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई, सेक्शन नंबर 12, 13 ने सर्विसेज के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई। पहले बात करें गुड्स के लिए। सेक्शन नंबर 10 बोलता है डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? गुड्स के केस में बच्चों। क्लियर सर? तो इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन केस में सेक्शन नंबर 10, अच्छा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में सेक्शन नंबर 11 की बात करेंगे, तो अदर देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सेक्शन नंबर 10 बोलता है प्लेस ऑफ
सप्लाई शैल बी डिटरमाइंड एज अंडर क्लॉज नंबर ए बोलता है क्या, जहां पे सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द गुड्स, तो जहां पर मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट होता है फॉर डिलीवरी टू द रेसिपिएंट, दैट प्लेस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब भले ही मूवमेंट सप्लायर ने कराया हो, भले ही मूवमेंट रेसिपिएंट ने कराया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली गुड्स का मूवमेंट कहां टर्मिनेट हो रहा है, भले एफओआर बेस पे डिलीवरी हो या एक्स फैक्ट्री बेस पे डिलीवरी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड सर अगर बिल्ड टू शिप टू वाला मॉडल है तो ऐसे केस में सर जो कस्टमर है उसकी डायरेक्शन में गुड्स जहां डिलीवर हुई थर्ड पर्सन को, क्लियर, उससे कोई मतलब नहीं है, गुड्स डिलीवर कहा हुआ से मतलब नहीं है सर। जो कस्टमर था आपका, जो रेसिपिएंट का था, उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा वही प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा। अब ध्यान देना बेटा, अब अगर सर आपने गुड्स मेरे को बेचा और मैंने बोला थर्ड पर्सन क्या डिलीवर कर दो, अब मैंने जो थर्ड पर्सन क्या भिजवाया था गुड्स, वो मैंने उसको बेचा है अगर मान लो, तो मेरे लिए सर प्लेस सप्लाई क्या होगा, अच्छा आपके लिए आपने एक्चुअली मेरे को गुड्स बेचा है, डिलीवरी कहीं और करी है, तो कहां डिलीवर किया उससे मतलब नहीं, आपके लिए प्लेस सप्लाई, मेरा लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर सर मैंने वो थर्ड पर्सन को गुड्स बेचा था, डिलीवरी डायरेक्ट आपके यहां से वहां हुआ, तो देखिए वहां पे क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व हो रहा है। तो ऐसे केस में सर जहां मूवमेंट टर्मिनेट हो रहा है, तो सप्लाई नंबर 2 के लिए जहां मूवमेंट टर्मिनेट हो रहा है वो क्लोज नंबर ए लगेगा। और ऐसे केस में प्लेस सप्लाई क्या होगा, मेरे रेसिपिएंट का लोकेशन जहां पर गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट हुआ, तो आपके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई, मेरा लोकेशन, मेरे लिए प्लेस ऑफ सप्लाई, उसका लोकेशन, दो इनवॉइस बनेंगे अगर मेरा ट्रांजैक्शन भी सप्लाई था तो। क्लियर, ये मैंने यहाँ पे चार्ट के थ्रू समझा भी रखा है बेटा आपको विद एग्जांपल बेटा। क्लियर, भारत माता की जय। इसमें सप्लाई नंबर 1 सप्लाई नंबर 2 दोनों दे रखा है विद एग्जांपल। आइए सर क्लोज नंबर सी बोलता है कि जहां पे मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व नहीं होता है, तो सर जब गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होता है ऐसे केस में वेयर द गुड्स आर मेड अवेलेबल टू द कस्टमर, वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। गुड्स कहां लोकेटेड थे उस टाइम पे, वही प्लेस सप्लाई हो जाएगा बच्चा। देन सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, ध्यान देना बेटा, B2C सप्लाई के केस में ये नया क्लोज इंसर्ट किया था गवर्नमेंट ने और बोल दिया क्या, अगर रेसिपिएंट का सर एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है हमारे इनवॉइस पे, मतलब उसका अगर स्टेट का नाम भी अगर हमारे इनवॉइस पे हमने लिख दिया, तो रेसिपिएंट का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, नहीं तो फिर सप्लायर का खुद का लोकेशन क्या हो जाएगा बच्चों, प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लोज नंबर डी बोलता है क्या, अगर गुड्स को आपने असेंबल किया या इंस्टॉल किया किसी एक साइट पर, तो ऐसे केस में जहां आपने इंस्टॉल किया, जहां असेंबल किया था, वही क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। ऑन बोर्ड अगर आपने कोई गुड्स को सप्लाई किया है, जैसे ट्रेन में, वेसल में, एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा में, तो ऐसे केस में जहां से गुड्स का बोर्डिंग कराया था ऑन दी कन्वेंस, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। भारत माता की जय। आई होप मजा आ रहा होगा आपको। आइए सेक्शन नंबर 11 इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन केस में, इंपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में, अगर गुड्स इंपोर्ट किया है तो ऐसे केस में जो इंपोर्टर ने गुड्स इंपोर्ट किया उसका लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, और अगर आपने एक्सपोर्ट किया किसी गुड्स को तो ऐसे केस में लोकेशन शैल बी आउटसाइड इंडिया और वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अब इंपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बोलते किसको है, गुड्स के केस में इंपोर्ट ऑफ गुड्स मतलब ब्रिंगिंग गुड्स इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, उसको इंपोर्ट ऑफ गुड्स बोलते हैं बेटा। और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ब्रिंगिंग गुड्स, टेकिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया टू प्लेस आउटसाइड इंडिया इज कॉल्ड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। आपने गुड्स चाइना से खरीदा और जापान बेच दिया, ना वो एक्सपोर्ट हुआ ना वो इंपोर्ट हुआ, ध्यान रखना बच्चों। क्लियर, क्योंकि गुड्स इंडिया में ना तो आया है ना इंडिया से गया है। ओके डन। सरकार आइए सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ लेते हैं। सेक्शन नंबर 12 डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के केस में, और सेक्शन नंबर 13 इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन केस में सेक्शन नंबर 13 लगेगा। आइए सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 2 से शुरू करते हैं। सब सेक्शन 1 ने बोला जब दोनों ही पर्सन सप्लायर एंड रेसिपिएंट दोनों टैक्सेबल टेरिटरी के, तो ऐसे केस में सेक्शन में 12 से प्लेस सप्लाई निकलेगा। ये सब सेक्शन 1 ने लिखा था। सब सेक्शन 2 बोलता है क्या, सर अगर आपकी सर्विसेज सब सेक्शन में 3 से लेके 14 में कवर है तो वो स्पेसिफिक प्रोविजन फॉलो करिए, वहां अगर कवर नहीं तो ऐसे केस में सर जनरल प्रोविजन कहता है क्या, जिसका कोई नहीं उसका सब सेक्शन नंबर 2। सब सेक्शन नंबर 2 बोलता है क्या, सर रेसिपिएंट का लोकेशन, अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है, देखो डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है, जीएसटी क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, तो रेसिपिएंट का लोकेशन शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो। और अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है पर उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड हमारे पास है तो रेसिपिएंट का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब वो भी नहीं है, देखो रेसिपिएंट रजिस्टर्ड भी नहीं है, रेसिपिएंट का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड भी नहीं है बेटा, तो ऐसे केस में क्या होगा, फिर सप्लायर का लोकेशन क्या हो जाएगा बच्चों, प्लेस ऑफ सप्लाई। भारत माता की जय। ये था आपका जनरल प्रोविजन। पर अब दे रखा है क्या, स्पेसिफिक प्रोविजन, ध्यान दीजिएगा बेटा। सेक्शन में 12 सब सेक्शन 3 बोलता है क्या, सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में जहां वो प्रॉपर्टी लोकेटेड है सर या इंटेंडेड टू बी लोकेटेड है, वही क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। जैसे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज हो गई, कंस्ट्रक्शन सर्विस हो गई, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विसेज हो गई, रियल एस्टेट एजेंट हो गए, इंटीरियर डेकोरेटर सर आर्किटेक्ट सर्विसेज, ब्ला ब्ला ब्ला, सारी सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। होटल अकोमोडेशन भी आ गया इसके अंदर, हाँ है ना भाई, हाउस बोट भी आ गया, वो सारी सर्विसेज के लिए जहां वो इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है या इंटेंड टू बी लोकेटेड, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। पर अगर प्रॉपर्टी आउट ऑफ इंडिया लोकेटेड है तो ऐसे केस में रेसिपिएंट का लोकेशन शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर प्रॉपर्टी इज लोकेटेड मोर देन वन स्टेट,
या यूनियन टेरिटरी, तो ऐसे केस में ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू व्हिच इज डिफाइंड इन द कॉन्ट्रैक्ट, पर इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिगार्डिंग वैल्यूएशन रिगार्डिंग ईच एंड एवरी स्टेट, तो ऐसे केस में वैल्यूएशन रूल्स रेफर करेंगे और वहां पर आईजीएसटी रूल्स में रूल नंबर 4 दिया हुआ है जिसने डिफाइन किया कि ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। पहले हम रूल नंबर 4 देख लेते हैं बच्चों। रूल नंबर 4 बोलता है क्या, अगर सर्विसेज इन रिलेशन टू अकोमोडेशन होटल इन गेस्ट हाउस क्लब कैंप साइट बाय व्हाटएवर नेम में अगर आप होटल अकोमोडेशन सर्विस दे रहे हो, तो ऐसे केस में नंबर ऑफ नाइट स्टेड, सर एक होटल है जो दिल्ली में भी और सर पंजाब में भी है, सर 3 नाइट आप दिल्ली रुके, 4 नाइट आप पंजाब रुके, मजा आ रहा है जीवन के अंदर, तो 3:4 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे बच्चों नंबर ऑफ नाइट स्टे इन इस प्रॉपर्टी। क्लियर, हाउस बोट या वेसल में अगर आप स्टे किया था आपने, तो ऐसे केस में वहां पे नंबर ऑफ डेज स्टे नहीं होता है भाई, बहुत होता है एक दिन। क्लियर, तो ऐसे केस में आवर्स स्पेंड, टाइम स्पेंड, क्लियर कितने आवर्स आप किसी एक स्टेट में रहे, कितने आवर्स उस दूसरे स्टेट में रहे वो बोट में घूमते घूमते, तो ऐसे केस में सर टाइम स्पेंट के हिसाब से प्रोपोर्शन कर देंगे ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी में और अकॉर्डिंगली प्लेस ऑफ सप्लाई का रेस्पेक्टिव स्टेट। एंड सर इसके अलावा कोई और इम्यूलेबिलिटी से रिलेटेड सर्विसेज आपने दी है जो मोर देन वन स्टेट या यूनियन टेरिटरी में इम्यूलेबिलिटी लोकेटेड है उसके लिए, तो ऐसे केस में एरिया ऑफ इम्यूलेबिलिटी के रेशियो में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे एंटायर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को और अकॉर्डिंगली रेस्पेक्टिव स्टेट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। भारत माता की जय। सर आइए रूल सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन नंबर 4 बच्चों ध्यान देना बेटा। सर ये रिवीजन लेक्चर को पूरे कंसंट्रेशन से सुनना है आपको, पूरा रिदम के साथ मैं आपको लिंक करा दूंगा एक एक पॉइंट पर, हाँ पूरा कंसंट्रेशन यहां होगा तो ही मजा आएगा, ये अगर बहुत स्लो हुए तो रिवीजन इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। क्लियर, सो इट हैज टू बी वेरी फास्ट, इसके लिए बहुत एफर्ट्स भी लगते हैं बेटा, बहुत एक्सपर्टीज भी लगती है, सो प्लीज टेक द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सपर्टीज। एंड सर माहौल बनेगा आपके एंड पे अगर आपने ध्यान से कंसंट्रेशन से सुन लिया हो, और डेफिनेटली माहौल बन ही रहा होगा, एंड माहौल बन रहा है तो आई नीड योर कमेंट एंड लाइक ऑन द वीडियो कि माहौल बन गया है। सर आइए सर सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन नंबर 4, एंड सर ये जो आपके कमेंट होते हैं ये मेरे को एनर्जी देगा कि यस और जोरदार वाला माहौल बनाना बच्चों के लिए। आइए सर, रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विसेज, आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज, पर्सनल ग्रूमिंग सर्विसेज, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी सर्विसेज के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड, कहां परफॉर्म किया दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर सबसेक्शन 5 बोलता है क्या, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल के केस में जैसे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग दी है, मैंने कोचिंग पढ़ाया, अगर B2B सप्लाई रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड तो उसका लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, B2C सप्लाई तो वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर सबसेक्शन 6 बोलता है क्या, एडमिशन टू एनी इवेंट, मूवी देखने गए सर, कोई इवेंट में आप टिकट खरीदा आपने, एडमिशन टू एनी इवेंट और अम्यूजमेंट पार्क और एंसिलरी सर्विसेज इन रिलेशन टू एडमिशन टू इवेंट, जैसे bookmyshow.com की सर्विसेज भी इसमें आ गई, तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां वो इवेंट हो रहा है या होने वाला दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। नाउ यू आर एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट का काम कर रहे हो या स्पॉन्सरशिप ऑफ द इवेंट का काम कर रहे हो या उससे रिलेटेड कोई भी एंसिलरी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां पर सर अगर B2B सप्लाई है तो बात ही खत्म, रेसिपिएंट का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। ध्यान देना इसका क्वेश्चन आया, बहुत इजी क्वेश्चन, अगर B2B सप्लाई रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड तो उसका लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, बात ही खत्म। क्लियर, पर अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो जहां इवेंट हो रहा है या होने वाला दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, पर अगर इवेंट आउट ऑफ इंडिया हो रहा है तो रेसिपिएंट का लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, और अगर इवेंट मोर देन वन स्टेट में हो रहा है तो सर ईच स्टेट प्रोपोर्शनेट टू वैल्यूएशन मैकेनिज्म गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट उसके अकॉर्डिंग रेस्पेक्टिव स्टेट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, पर अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा वैल्यूएशन मैकेनिज्म नहीं दे रखा है तो रूल नंबर 5 हम फॉलो करेंगे। रूल नंबर 5 बोलता है क्या, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से निकालेंगे कि सर कौन से स्टेट में कितना सर्विसेज का प्रोपोर्शन जाना चाहिए, उस अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई रेस्पेक्टिव स्टेट वाइज निकलेगा और रेस्पेक्टिव स्टेट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। पर हाँ इन सब की बात आएगी नहीं अगर रेसिपिएंट क्या है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है, अगर रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड इन जीएसटी पिक्चर खत्म, उसका लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। आइए बच्चों, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल और कुरियर सर्विसेज के केस में अगेन B2B सप्लाई है तो रेसिपिएंट का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, और अगर B2C सप्लाई तो जहां से गुड्स उठाया है, द प्लेस वेयर द गुड्स आर टेकन टू द गुड्स आर गिवन टू द ट्रांसपोर्टर या गुड्स आर हैंडेड ओवर टू द ट्रांसपोर्टर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जहां से ट्रांसपोर्टर ने गुड्स उठाया है। क्लियर, जैसे पिक किया, डिलीवर क्या है क्या उससे मतलब नहीं है, लोकेशन एट विच सच गुड्स आर हैंडेड ओवर टू फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन, जहां पे उसने गुड्स उठाया दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब डेस्टिनेशन आउट ऑफ इंडिया हो या कुछ भी हो, वी डोंट केयर, ये प्रोविजन हट चुका है बेटा, डिलीट हो चुका है। क्लियर, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में भी सेम प्रोविजन, सर अगर B2C सप्लाई है तो जहां से पैसेंजर को उठाया है, द प्लेस वेयर द पैसेंजर्स आर embarked, the passenger is embarked on the conveyance for a continuous journey is the place of supply। और अगर रिटर्न जर्नी है मुंबई टू दिल्ली, दिल्ली टू मुंबई, तो ऐसे केस में दोनों जर्नी को सेपरेट जर्नी माना जाएगा। और सर ध्यान देना बेटा, अगर एट द टाइम ऑफ बुकिंग द पैसेज
आपको ये नहीं पता कि पैसेंजर कहां से उड़ेगा, कहां से एम्बार्क करेगा, तो ऐसे केस में सब सेक्शन नंबर 2 लगाएंगे, सब सेक्शन नंबर 9 से आंसर नहीं आएगा। क्लियर? पर ध्यान देना बच्चों, सर इन सब की बात आएगी ही नहीं अगर रेसिपिएंट क्या है, रजिस्टर्ड। अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है सर और उसने टिकट बुक कराया है या अपने एम्प्लॉय के लिए टिकट बुक कराया, तो ऐसे केस में लोकेशन ऑफ दी रजिस्टर्ड पर्सन ही प्लेस ऑफ सप्लाई है। इन सब का पॉइंट आएगा ही नहीं बात करने के लिए बेटा। हाँ है ना भाई? डन। ये था क्या पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। नाउ आ रहा है क्या ऑनबोर्ड सर्विसेज। सर पहले मैंने ऑनबोर्ड गुड्स भेज दी, अब मैं चाय 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 या अपने फ्लाइट में या सर क्रूज वगैरह पे कोई ऑनबोर्ड सर्विसेज लिए, मजा आ रहा है जीवन के अंदर बेटा आपको। क्लियर? तो ऐसे केस में सर first scheduled point of departure of the conveyance, first scheduled point of departure of the conveyance for that journey is the place of supply. And sir telecom services including data transfer, broadcasting services, cable and D2H direct to home television services, Tata Sky to any person के केस में place of supply क्या होगा? अगर फिक्स्ड लैंडलाइन लीज्ड या इंटरनेट लीज्ड सर्किट या डिश एंटीना के थ्रू सर्विस दे रहे हो, तो जहां वो एंटीना लीज्ड लाइन या सर्किट लोकेटेड है, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। पर अगर सर मोबाइल कनेक्शन है बेटा, सर पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन है, ध्यान देना बेटा पोस्टपेड है, पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन या इंटरनेट सर्विस दे रहे हो, तो ऐसे केस में बिलिंग एड्रेस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। पर अगर प्रीपेड है, क्लियर, मोबाइल इंटरनेट या डायरेक्ट टू होम टेलीविजन सर्विसेज है, अब ऐसे केस में मान लो एयरटेल बेच रहा है किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को या सर एजेंट को, तो जो एजेंट है या डिस्ट्रीब्यूटर उसका लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। या एयरटेल या डायरेक्ट वो सेलिंग एजेंट डायरेक्ट सब्सक्राइबर को बेच रहा है, तो ऐसे केस में वेयर सच प्री पेमेंट इज रिसीव्ड, वो दुकान का एड्रेस जहां पे वो पेमेंट इज रिसीव्ड, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। भली एयरटेल डायरेक्टली बेचे या वो एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर बेचे कस्टमर को रिचार्ज कूपन या आपका ये सिम कार्ड वगैरह बेटा, ठीक है। प्लस अगर मान लो आपने ऑनलाइन रिचार्ज कराया है, तो ऐसे केस में रेसिपिएंट का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, रेसिपिएंट का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। और इन सारे केसेस के लिए कॉमन बात बोलती क्या सर, जहां पर सर ध्यान देना इनके अलावा कोई भी केस अगर बच गया तो रेसिपिएंट का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर वो एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है तो। पर अगर रेसिपिएंट का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड नहीं है, तो ऐसे केस में सप्लायर का लोकेशन ही क्या हो जाएगा बच्चों, प्लेस ऑफ सप्लाई। और हाँ, जो हमने बात करी थी लीज्ड सर्किट्स की, तो लीज्ड लाइन लीज सर्किट अगर सर जहां लोकेटेड है वो प्लेस ऑफ सप्लाई है, पर अगर वो मोर देन वन स्टेट में लोकेटेड है, तो ईच स्टेट प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ मैकेनिज्म, वैल्यूएशन मैकेनिज्म गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से प्रोपोर्शन करेंगे। और अगर वैल्यूएशन कॉन्ट्रैक्ट में वैल्यूएशन मैकेनिज्म नहीं दे रखा रिगार्डिंग ईच स्टेट, तो ऐसे केस में रेफर करेंगे रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 नीचे दे रखा है, मैं तुम्हें बताता हूं बेटा, वहां लिखा है क्या, जहां वो पॉइंट लोकेटेड है, जहां से वो लीज सर्किट की सर्विस दे रहा है, जैसे एक पॉइंट दिल्ली में और एक लीज लाइन का सर्किट है कहां, मुंबई में, तो सर ऐसे केस में 1:1 के रेशियो में क्या कर देंगे सर, हम पूरे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे सर, क्योंकि दिल्ली में भी सर्विस दे रहा है, मुंबई महाराष्ट्र में भी सर्विस दे रहा है, तो 1:1 के रेशियो में कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को डिफाइन कर देंगे। पर अगर बात मान लो बीच में कोई इंटरमीडिएट पॉइंट है और उस इंटरमीडिएट पॉइंट से भी आप सर्विसेज दे रहे हो वहां पे उस स्टेट में, तो मान लो वो इंटरमीडिएट पॉइंट था कहां पे, गुजरात में, तो ऐसे केस में गुजरात से भी अगर आप उस इंटरमीडिएट पॉइंट से भी आप सर्विस दे रहे हो, तो उस इंटरमीडिएट पॉइंट को भी 1 पॉइंट के हिसाब से डिवाइड करेंगे, एंड दिल्ली 1, गुजरात 1 एंड मुंबई 1, तो 1:1 के रेशियो में दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र में सर प्लेस ऑफ सप्लाई डिफाइन कर देंगे। एंड सर जो भी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू था, मान लो 3 करोड़ वैल्यू था, तो 1:1 मतलब 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ रेस्पेक्ट इज द वैल्यू फॉर ईच स्टेट एंड रेस्पेक्टिव स्टेट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। भारत माता की जय। आइए सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन नंबर 2 बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज में बोल दिया क्या, अगर रेसिपिएंट बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज में बोल दिया क्या, अगर रेसिपिएंट का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है, तो रेसिपिएंट का लोकेशन शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। पर अगर रेसिपिएंट का लोकेशन ऑन रिकॉर्ड नहीं है, तो ऐसे केस में फिर सप्लायर का लोकेशन क्या हो जाएगा बच्चों, प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट क्या, इंश्योरेंस सर्विस के केस में अगर B2B सप्लाई है, रेसिपिएंट अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो उसका लोकेशन वो अगर रजिस्टर्ड नहीं है पर उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड तो होगा ही होगा बेटा। इंश्योरेंस सर्विसेज बच्चों, कल को कुछ हो गया तो जाएगा क्या बेटा, पैसे का देंगे, इसलिए क्लेम भेजने के लिए लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट तो होता ही होता है, उसका लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई सर। और एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेटरी बॉडी या लोकल अथॉरिटी मेंट फॉर द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, तो जिस जिस स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में वो एडवर्टाइजमेंट डिससेमिनेट हो रहा है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है, दैट रेस्पेक्टिव स्टेट जहां पे वो ब्रॉडकास्ट हुआ है, एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले हुआ है, रन हुआ है, डिससेमिनेट हुआ है, दैट रेस्पेक्टिव स्टेट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। और मल्टीपल स्टेट में अगर डिससेमिनेट हो रहा है, तो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हम क्या करेंगे, रेस्पेक्टिव स्टेट वाइज वैल्यू निकालेंगे और प्रोपोर्शनली डिवाइड करेंगे। और इसके लिए वैल्यूएशन रूल भी दे रखा है, जिसका इतना डेप्थ में जाने की आपको जरूरत नहीं है। क्लियर, रेस्पेक्टिव स्टेट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। आइए बच्चों, ये आपका सर सेक्शन में 12 पूरा खत्म होता है। अब ध्यान देना, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कंसल्टेंसी सर्विसेज दी, अब सर
इस सेक्शन का जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले ध्यान रखना है सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इंडिया के, यस है, सेक्शन में 12 लगाना है। अब सेक्शन 12 में सबसेक्शन 3 से लेके 14 में अगर आपकी सर्विसेज कवर हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही है तो सबसेक्शन 2 लगाने का। तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, पहले देखो दोनों पर्सन इंडिया के है कि नहीं है, अगर है सेक्शन 12 पे आ गए। अब क्या आपकी सर्विस सबसेक्शन 3 से लेके 14 में कवर हो रही है, अगर नहीं तो सबसेक्शन 2, अदरवाइज रेस्पेक्टिव सबसेक्शन। क्लियर। अब 2 बोलता है कि रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है या नहीं है, रजिस्टर्ड है तो उसका लोकेशन नहीं, तो एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है क्या, हाँ है, तो उसका लोकेशन नहीं, तो फिर सप्लायर का लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई पर। हाँ बच्चों, इससे केवल प्लेस ऑफ सप्लाई निकला है, फिर देखिए सप्लायर का लोकेशन क्या है, फिर आपको समझ में आएगा कि इंट्रा है या इंटर है, और उसके बाद समझ में आएगा कि सीजीएसटी और एसीएसटी लगेगा या आईजीएसटी लगेगा। भारत माता की जय। आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं क्या, सेक्शन नंबर 13, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के केस में जहां पे एटलीस्ट 1 पर्सन इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। सर सप्लायर या रेसिपिएंट में से एटलीस्ट 1 पर्सन इज लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन में 13 के अकॉर्डिंग निकलेगा। ये सब सेक्शन 1 ने बोला। अब सब सेक्शन 2 से बात शुरू होती है। सब सेक्शन 2 अगेन सेम प्रोविजन बोलता है क्या, अगर आपकी सर्विसेज सबसेक्शन 3 से लेके 13, इसमें तो टोटल 13 सबसेक्शन है, अगर आपका सर्विसेज सेक्शन नंबर 13 के सबसेक्शन नंबर 3 से लेके 13 में कवर है तो रेस्पेक्टिव सबसेक्शन रेफर करिए। जिसका सर्विसेज सबसेक्शन 3 से लेके 13 में कवर नहीं, वहां सबसेक्शन 2 लगेगा। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, रेसिपिएंट का लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, पर अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में रेसिपिएंट का लोकेशन डिटरमाइन नहीं होता है तो फिर सप्लायर का लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर, डन। तो सर ये था आपका क्या, सेक्शन में 13 सबसेक्शन 2 जनरल प्रोविजन। बच्चों ध्यान देना, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, अल्टीमेटली एम क्या है, जहां सर्विसेज कंज्यूम हो रही, जहां सर्विसेज का डेस्टिनेशन अल्टीमेटली है, दैट शुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। वो थीम से सेक्शन बनाए गए हैं सारे। आइए सेक्शन में 13 सबसेक्शन 3 स्पेसिफिक प्रोविजन की तरफ बढ़ते बेटा। हाँ उससे पहले सिंस ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे सबसे बड़ा इंपैक्ट आएगा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस और इंपोर्ट ऑफ सर्विस में कोई सर्विस कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो डिफाइन किया है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस को सेक्शन में 2 क्लोज सबसेक्शन 2 क्लोज 6 ने। और सर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में वहां पर 5 कंडीशन दे रखी है, अगर ये पांचों कंडीशन फुलफिल होती तो सर्विस क्या कहलाएगी, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। फर्स्ट, सप्लायर शुड बी लोकेटेड इन इंडिया, सप्लायर शुड बी लोकेटेड इन इंडिया, रेसिपिएंट शुड बी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई शुड आल्सो बी आउटसाइड इंडिया। इसलिए बेटा प्लेस ऑफ सप्लाई डिफाइन करना बहुत जरूरी है बेटा आपके लिए। क्लियर। पेमेंट शुड बी रिसीव्ड इन कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज, प्लस जहां पे आरबीआई ने अलाउ कर दिया वहां पे अगर पेमेंट अगर आईएनआर में भी आ रहा है चल जाएगा, हमें कोई तकलीफ नहीं है। और दोनों पर्सन, सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों पर्सन सेम पर्सन के डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट नहीं होने चाहिए, मेनली एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होने चाहिए बच्चा, हाँ है ना भाई। तो ऐसे केस में सर ये पांचों कंडीशन पूरी, तो सेक्शन नंबर 2 क्लोज 6 के अकॉर्डिंग वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कहलाएगा। और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस अगर है तो वहां पर 2 ऑप्शन है जीरो रेट सप्लाई के केस में, या तो आप आईजीएसटी पे करके सर्विस एक्सपोर्ट करो और उसका आईजीएसटी का रिफंड लेके आ जाओ, या फिर आप बिफोर एक्सपोर्ट एलयूडी या बॉन्ड साइन कर दो और कोई आईजीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, और वहां पे कोई टैक्स पे नहीं किया फिर भी इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स का आपको आईटीसी मिलेगा। और आईटीसी अगर काम नहीं आता तो इनपुट और इनपुट सर्विस के आईटीसी का आप रिफंड ले सकते हो, ऐसा सेक्शन में 16 में लिखा है, मैंने ये लिंक करा दिया। आइए इंपोर्ट ऑफ सर्विस, किसी भी सर्विस को इंपोर्ट कब कहेंगे, सेक्शन नंबर 2 क्लोज 11 ने डिफाइन किया। सप्लायर शुड बी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, सर्विस की बात कर रहा हूं, गुड्स की बात नहीं कर रहा हूं। गुड्स में तो गुड्स अगर बाहर से इंडिया में आ रहा है, बात खत्म बेटा। सर सर्विसेज के केस में सप्लायर शुड बी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, रेसिपिएंट शुड बी लोकेटेड इन इंडिया, और प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिया होना चाहिए, तब जाके वो सर्विस क्या कहलाएगी, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। जैसे आप बाहर गए और वहां जाके रेस्टोरेंट में खाना खाया, कोई सर्विसेज अगर आपने आउट ऑफ इंडिया ली बेटा, क्लियर। अब ऐसे केस में सर प्लेस ऑफ सप्लाई अगर इंडिया होगा तो वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस कहलाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई अगर आउट ऑफ इंडिया ही है देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनी टैक्स एट ऑल। क्लियर। आइए बच्चों, अब हम स्पेसिफिक सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 बोलता है क्या, सर्विसेज परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज, जहां पे सर्विस प्रोवाइडर नीड्स द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द सर्विस रेसिपिएंट टू प्रोवाइड हिज सर्विसेज। सर आई रिपीट, जहां पे फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द रेसिपिएंट चाहिए बेटा, या रेसिपिएंट की बिहाफ पे कोई और पर्सन आ रहा है चलेगा, फिजिकल प्रेजेंस चाहिए। जैसे रेस्टोरेंट सर्विसेज, पर्सनल ग्रूमिंग सर्विसेज, मसाज सर्विसेज, इन सब के केस में क्या होता है, सर पर्सनल प्रेजेंस चाहिए बेटा, फिजिकल प्रेजेंस चाहिए। क्या फोटो भी चाल से, नती चाल से, तो ऐसे केस में प्लेस सप्लाई क्या होगा, जहां सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म करी, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर। अब सर जहां पे फिजिकल प्रेजेंस ऑफ गुड्स चाहिए, क्लियर, वहां प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, जैसे रिपेयरिंग सर्विस वगैरह बेटा, जॉब वर्क सर्विसेज वगैरह बेटा, जहां सर्विस आपने परफॉर्म करी दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। पर अगर कोई गुड्स पे आपने सर्विसेज प्रोवाइड करी फ्रॉम अ रिमोट लोकेशन बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मींस, तो जब आप जैसे टीम व्यूवर हो गया, एमई एडमिन हो गया बेटा, एनी डेस्क हो गया बेटा, तो ऐसे केस में यहां बेटे बेटा आप रिपेयरिंग करो लैपटॉप का, कंप्यूटर का, तो ऐसे केस में जहां वो गुड्स लोकेटेड था एट द टाइम ऑफ परफॉर्मिंग सर्विसेज दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। और हाँ ध्यान देना, मैंने जैसे आपको बताया कि
अगर गुड्स का फिजिकल प्रेजेंस चाहिए तो जहां सर्विसेज परफॉर्म करी दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। पर अगर कोई गुड्स टेम्पररी इंडिया में आया है फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयर्स, ट्रीटमेंट और एनी अदर प्रोसेस और रिपेयरिंग प्रोसेस वगैरह करने के बाद आपने गुड्स को वापस से बाहर भेज दिया विदाउट बीइंग यूज्ड इन इंडिया एक्सेप्ट वो यूज व्हिच वाज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द रिपेयरिंग सर्विस, तो ऐसे केस में सब सेक्शन में 3 नहीं लगाएंगे तो क्या लगाएंगे 2 लगाएंगे। और 2 लगेगा तो देयर इज अ चांस कि वो एक्सपोर्ट सर्विस के स्कोप में आ जाए, क्योंकि सर अगर कोई गुड्स टेम्पररी इंडिया में आया है और सर्विसेज परफॉर्म करी यहां पर और टेम्पररी आपने उसको सर सर्विसेज परफॉर्म करके वापस से गुड्स को बाहर भेज दिया है विदाउट बीइंग यूज्ड इन इंडिया, तो ऐसे केस में सबसेक्शन 2 बोलता है कि रेसिपिएंट का लोकेशन अगर आपके पास है तो उसका लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। और ऐसे केस में एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की अगर अदर कंडीशन फुलफिल्ड है तो वहां फायदा मिलेगा सर्विस सप्लायर को, इसलिए ये प्रोवाइजो डाला गया है यहाँ पे बेटा। आई थिंक पॉइंट समझ में आया। आइए सबसेक्शन में 4 सर आई थिंक अच्छे से रिवीजन हो रहा बेटा। सर सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, भले होटल अकोमोडेशन हो गया, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, सारी सर्विसेज हाउस बोर्ड वगैरह सारी सर्विसेज के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां वो इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है या intended to be located, that is the place of supply. Sir services in relation to admission to event या organizing the event including ancillary activity in relation to organizing the event या admission to event के केस में जहां इवेंट हो रहा है that is the place of supply. सर हमने जब पढ़ा था डोमेस्टिक सर्विसेज वहां पे इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट के केस में B2B सप्लाई के केस में अलग था, बाकी सब अलग था। यहाँ पर पूरे सेक्शन में 13 में ध्यान रखिएगा रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए कोई अलग से प्रोविजन नहीं दे रखा है। क्लियर? तो यहाँ पे डायरेक्टली जहां इवेंट हुआ है दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर अभी जो हमने सबसेक्शन 3, 4 और 5 पढ़ा, मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज, इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली सर्विसेज और इवेंट वाली सर्विसेज, यहाँ पर जहां अगर आपने सर्विसेज प्रोवाइड की मोर देन 1 टेरिटरी इंक्लूडिंग 1 इन इंडिया, तो सर पूरे सप्लाई के लिए टैक्सेबल टेरिटरी शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। मतलब मान लो आपने सर्विसेज परफॉर्म करी, कुछ ब्रिटेन में प्रोवाइड करी, कुछ आपने सर अमेरिका में प्रोवाइड करी और कुछ सर्विसेज आपने इंडिया में प्रोवाइड करी, बिल सिंगल दिया, तो पूरे बिल के लिए प्लेस सप्लाई क्या हो जाएगा, इंडिया टैक्सेबल टेरिटरी। क्लियर? अब अगर मान लो सबसेक्शन 7 बोलता है क्या, सबसेक्शन 3, 4 और 5 वाली सर्विसेज आपने मोर देन 1 स्टेट या यूनियन टेरिटरी में प्रोवाइड करी, तो ऐसे केस में सर रेस्पेक्टिव स्टेट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोपोर्शनेट टू द वैल्यूएशन मैकेनिज्म। आपको निकालना पड़ेगा रेस्पेक्टिव स्टेट वाइज वैल्यू क्या निकलता ही है, पर अगर नहीं दे रखा तो रूल नंबर 7 रेफर करना पड़ेगा। रूल नंबर 7 क्या है, देखो मैं तुम्हें बताता हूं बेटा। जैसा अभी हमने ऊपर सेक्शन में 12 के लिए हमने रूल पढ़े थे, तो इमूवेबल वाले के लिए सेम रूल लगेगा, यहाँ पे ऐसा लिखा है रूल नंबर 7 में। देन इवेंट वाले केस में सर अगेन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मतलब जो ऊपर हमने रूल पढ़ा था वही अप्लाई होगा। पर हाँ सर जहां पर ये वाली सर्विसेज आपने मोर देन 1 स्टेट में प्रोवाइड करी है और सर वहां पर अगर आपने गुड्स पे सर्विसेज परफॉर्म करी है और सेम गुड्स पे अगर आपने सर्विसेज परफॉर्म करी है, किसे प्रोवाइड करी बेटा, सेम गुड्स पे अगर सर्विसेज परफॉर्म करी, तो रेस्पेक्टिव स्टेट में इक्वली हम क्या कर देंगे, वैल्यू को डिवाइड कर देंगे और रेस्पेक्टिव स्टेट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। पर अगर डिफरेंट गुड्स पे अगर हमने सर्विसेज परफॉर्म करी अलग अलग स्टेट में जाके, तो ऐसे केस में उस गुड्स का जो इनवॉइस वैल्यू है, इनवॉइस वैल्यू ऑफ द गुड्स के रेशियो में हम क्या कर देंगे, रिपेयरिंग सर्विसेज को डिवाइड कर देंगे और रेस्पेक्टिव स्टेट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। एंड सर अगर आपने इंडिविजुअल पे सर्विसेज परफॉर्म करी है, क्लियर, तो ऐसे केस में जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से रेस्पेक्टिव स्टेट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर? देखिए इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में रूल नंबर 4 जो हमने ऊपर पढ़ा, इवेंट के केस में रूल नंबर 5 जो हमने ऊपर पढ़ा बेटा। हाँ है ना भाई? आइए बच्चों, सरकार ये था आपका सेक्शन में 12 सबसेक्शन में 7, सेक्शन में 13 सबसेक्शन 7, सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 आ रहा है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने लेक्चर में भी आपको बताया बेटा, दिस इज वेरी गुड। इंपॉर्टेंट तो नहीं है ही, नो डाउट, मुझे बहुत अच्छा लगता है बेटा। एग्जाम में आया नहीं आया पता नहीं मुझे, पर सर ये 3 सर्विस के केस में सेक्शन में 13 सबसेक्शन 8 बोलता है क्या, हमेशा सप्लायर का लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। मैंने लेक्चर में बहुत अच्छे से इसके एग्जांपल देके समझाया बेटा, इसको वापस आप अच्छे से देखना, रिवाइज करना, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट बहुत शानदार है। ये पर सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 बोलता है क्या, ये 3 सर्विस के केस में हमेशा सप्लायर का लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। सर सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 जनरल प्रोविजन क्या बोलता है, सर पहले रेसिपिएंट का लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई होता है, वो अगर डिटरमाइन नहीं होता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में तो सप्लायर का लोकेशन देखते हैं। यहाँ पे तो इन 3 सर्विस में रेसिपिएंट का लोकेशन देखने का ही नहीं, यहाँ पे तो क्या बोल दिया, सप्लायर का लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई है। और वो 3 सर्विस कौन कौन सी है, फर्स्ट बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी टू इट्स अकाउंट होल्डर्स, नॉन अकाउंट होल्डर के लिए सबसेक्शन 2 लगाइएगा। क्लियर? सेकंड इंटरमीडिएट सर्विसेज, अब इंटरमीडिएट भले आप गुड्स के एजेंट हो या सर्विसेज के एजेंट हो, जैसे टूर ऑपरेटर बेटा macmatrip.com, क्लियर, आप कमीशन एजेंट ऑफ गुड्स हो या सर्विसेज हो, इंटरमीडिएट सर्विस में हमेशा एजेंट का लोकेशन, सप्लायर का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। और थर्ड है क्या सर, बाय वे ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ हायरिंग ऑफ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट other than aircraft or vessel including yacht up to a period of 1 month, तो ऐसे केस में अगेन सप्लायर ऑफ सर्विस का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, रेसिपिएंट कहां से है उससे मतलब नहीं है। क्लियर? सबसेक्शन 9 बड़ा ही सुंदर पॉइंट है सर, कार्ड रखा है पर सुंदर जानबूझ के बोल रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना।
ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स अदर देन बाय वे ऑफ मेल और कुरियर के लिए पहले सबसेक्शन नंबर 9 अलग से दे रखा था, अब इसको डिलीट कर दिया मतलब अब ये प्रोविजन स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं रहा, तो ऐसे केस में सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 लगेगा। और जनरल प्रोविजन क्या बोलता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में? सर क्या लगेगा? सर वहां बोल दिया है सेक्शन में 13 सबसेक्शन 2 में कि रेसिपिएंट का लोकेशन अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में डिफाइन होता है तो वो लोकेशन, नहीं तो फिर सप्लायर का लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। और हाँ, मेल और कुरियर के केस में तो पहले भी ये लिखा था अदर देन मेल और कुरियर, तो पहले भी सेक्शन में 13(2) लगता था, अभी भी 13(2) लगेगा। आगे सर्कुलर दे रखा है, वो मैंने यही पढ़ा दिया बेटा आपको। आइए पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के केस में जहां से पैसेंजर को उठाया है, द प्लेस वेयर द पैसेंजर एम्बार्क ऑन द कन्वेंस फॉर अ कंटिन्यूअस जर्नी दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। पर हाँ यहाँ पर सर ध्यान देना बेटा, वहां पे क्या था, रिटर्न जर्नी को सेपरेट जर्नी मानते थे, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे अगर सिंगल टिकट इश्यू किया है तो सर जहां से फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिपार्चर था, मतलब जहां से पहली बार एम्बार्क किया ऑन दी कन्वेंस फॉर अ कंटिन्यूअस जर्नी, उसी को प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे, बात खत्म, क्लियर, उसको कंटिन्यूअस जर्नी बोलते हैं बेटा। आइए सर, सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस, अगर आपने ऑन बोर्ड सर्विसेज दी तो वही फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ द कन्वेंस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। OIDR सर्विसेज, ध्यान देना बेटा, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन और डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज, एग्जांपल netflix.com, क्लियर, गूगल एड दिया आपने बेटा, कोई भी आपने ऑनलाइन प्रमोशन किया, ऑनलाइन वीडियो सब्सक्राइब किए, सर पेड प्रमोशन था, तो सर ऐसे केस में सर अगर आउट ऑफ इंडिया से आप सर्विस ले रहे हो तो हमेशा रेसिपिएंट का लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उसका लोकेशन आया या ना है आपको निकालना पड़ेगा। सर ध्यान देना बेटा, मैंने मेन बुक में दे रखा है कि इन 6 में से कोई भी 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो मान लेते हैं रेसिपिएंट का लोकेशन इंडिया है। फर्स्ट, यहां पढ़ा रहा हूं, या समरी बुक में नहीं दिया पर आपको ध्यान रहेगा बेटा, हमेशा रेसिपिएंट का लोकेशन, उसका IP एड्रेस इंडिया का था, क्लियर। सर उसने सिम कार्ड जो जिससे इंटरनेट कनेक्ट किया था वो इंडिया का था बेटा। सर या उसने वाईफाई से अगर कनेक्ट किया हुआ था तो लैंडलाइन कनेक्शन इंडिया का था बेटा। जिस कार्ड से उसने पेमेंट किया वो कार्ड इंडिया से इशू हुआ है। अगर उसने नेट बैंकिंग से पेमेंट किया तो वो बैंक का अकाउंट उसका जो था वो इंडिया का था, या फिर उसने बिलिंग एड्रेस में जो एड्रेस लिखा वो उसका इंडिया का था। इनमें से कोई भी 2 कंडीशन सेटिस्फाइड है, मतलब समझ लेना रेसिपिएंट का लोकेशन इज इंडिया, और फिर टैक्स लगेगा। और वहां पर अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में वो टैक्स पे करेगा, पर रेसिपिएंट अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं तो उसको बोलते हैं क्या, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। ऐसे केस में netflix.com टैक्स पे करेगा। ये सेक्शन नंबर 14 आगे दे रखा है, मैंने ये लिंक कर दिया। आइए सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन नंबर 13 बोलता है क्या, सर टू प्रिवेंट द डबल टैक्सेशन, देखो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बेटा, सो टू प्रिवेंट द डबल टैक्सेशन और टू अवॉइड द नॉन टैक्सेशन, गवर्नमेंट ने ये सेक्शन डाल रखा है और बोल रखा है कि हमारे पास पावर है कि हम कुछ सर्विसेज को नोटिफाई करके बता सकते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई ये रहेगा इन केस में। और एट प्रेजेंट सर 3 सर्विसेज नोटिफाई करी हुई है। फर्स्ट R&D सर्विसेज इन रेस्पेक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल सेक्टर के केस में क्या होता है, सर दवाई बाहर से इंडिया में आई है, क्लियर, यहाँ का लेबोरेटरी है, रिपेयरिंग, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, टेस्टिंग कर रहा है, टेस्टिंग करने के बाद गुड्स तो कंज्यूम हो जाता है, खत्म हो जाता है बेटा, तो ऐसे केस में वो गुड्स वापस से बाहर तो जा नहीं रहा है, तो जहां सर्विसेज परफॉर्म करी हुई प्लेस सप्लाई हो रहा था तो वो इंडिया ही प्लेस सप्लाई हो रहा था, यहाँ पे टैक्स लग रहा था। सो टू प्रमोट दिस सेक्टर टू अवॉइड द डबल टैक्सेशन, यहाँ पे क्या हो रहा था, गवर्नमेंट ने सेक्शन डाल दिया, यहाँ पे नोटिफाई करते हुए बोल दिया क्या, यहाँ पे रेसिपिएंट का लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की बाकी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो रेसिपिएंट का लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, क्लियर, डन सरकार। सेकंड, एयरक्राफ्ट इंजन या अदर एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स या पार्ट्स का रिपेयर, मेंटेनेंस या ओवरहॉलिंग सर्विसेज दे रहे हो तो ऐसे केस में रेसिपिएंट का लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, क्लियर। एंड सर ध्यान देना बच्चों, सेम इज द केस विद द शिप एंड अदर वेसल्स ऑल्सो, यहाँ पे एक्चुअली टैक्सेशन नहीं हो रहा था, टू अवॉइड द नॉन टैक्सेशन, ये पॉइंट दोनों सर्विसेज इंसर्ट करिए, यहाँ पे इस इंडस्ट्री को लॉस हुआ, टैक्स लग गया बेटा, क्लियर। रेसिपिएंट का लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में यहाँ टैक्स लग जाएगा बच्चों। आइए सर अब हम बात करते हैं, ये था क्या, सेक्शन 13 पूरा खत्म होता है। अब आई होप मजा आएगा आपको बेटा, सारे पॉइंट लिंक हुए होंगे, सारे पॉइंट अच्छे से रिवाइज हुए होंगे। आइए नाउ सम सर्कुलर्स व्हिच आर इशूड बाय CBIC, ये नई वाली समरी बुक के अंदर मैंने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया है बेटा आपके लिए, एंड सर आपको बहुत मजा आएगा इस बुक से पढ़ने में। सर कंटेंट को बहुत क्रिस्प किया है एंड एक्चुअली विल फील द डिफरेंस, एंड आपको मजा आएगा कि ये सर ने इस बार बहुत अच्छी मेहनत करी है और भी अच्छे से। आइए सर, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स इंक्लूडिंग थ्रू मेल और कुरियर में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं अभी कि सर सिंस वो सब सेक्शन 9 कट गया है इसलिए वहां पे सेक्शन 13(2) लगेगा, और मेल कुरियर में तो वैसे भी डिफॉल्ट सेक्शन 13(2) ही लग रहा था बेटा, क्लियर। सर आइए एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए ये क्लैरिफिकेशन दिया कि सर सिंस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में सेक्शन नंबर 2 क्लोज 6 सब क्लोज नंबर 4 में कंडीशन दे रखी कि पेमेंट शुड बी रिसीव्ड इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, और जहां भी परमिट किया है वहां पे RBI ने अगर परमिट कर दिया तो INR में पैसा आएगा तो भी चल जाएगा। तो अगर आपका सर जो पेमेंट आ रहा है, अगर इंडियन एक्सपोर्टर्स ऑफ सर्विसेज आर पेड एक्सपोर्ट प्रोसीड्स इन INR फ्रॉम द स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग बैंक ऑफ द पार्टनर ट्रेडिंग कंट्री, सर तो ऐसे केस में
अगर आपका स्पेशल रुपी वॉस्टर अकाउंट में पेमेंट आ रहा है तो भी चल जाएगा बच्चों, क्योंकि अल्टीमेटली बैंक चार्जेस का को सेव करने के लिए बैंक्स का आपस में अरेंजमेंट होता है, ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा और वहां जीएसटी का बेनिफिट इनको मिलेगा। क्लियर। सेकंड, सब कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ सर्विसेज बाय एन एक्सपोर्टर ऑफ सर्विसेज टू अनदर पर्सन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। मैं तुम्हें समझाता हूं बच्चों, यहां पर मान लो मेरे को कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला, कहां से सर, जापान से 10 करोड़ की सर्विस प्रोवाइड करने का कॉन्ट्रैक्ट मेरे को मिला। अब सर मेरे को पता है ये काम तो मैं कर दूंगा, पर उसका टाइमलाइन बहुत कम दे रखा है, 4 महीने में काम पूरा करना है, आई विल नीड द एक्सपर्ट। और वो आदमी है कहां का, सर मान लो फ्रांस का है बेटा। अब फ्रांस वाले पर्सन को मैंने बोला कि सर आपको ये इसमें से कुछ काम आपको करना है, उसने मेरे से 4 करोड़ रुपए चार्ज किए। अब सुनना बात को ध्यान से, क्या हुआ सर, जापान वाले पर्सन को, किसको मालिक, जापान वाले पर्सन को यशवंत मंगल इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज, और कितने की, 10 करोड़ की, 10 करोड़ मान लो डॉलर था बेटा, ठीक है। और यशवंत मंगल को फ्रांस का कोई पर्सन था, इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ $4 CR बेटा, ठीक है। अब सुनना बेटा ध्यान से, तो क्या होगा, मैं बिल लिखूंगा जापान वाले को कितने का, 10 CR का, फ्रांस वाला मेरे को बिल लिखेगा कितने का, 4 CR का। अब सर मैंने फ्रांस वाले को सर्विसेज बोला कि तुम डायरेक्ट सर्विसेज यहां देना और जो भी बिल हो मेरे को लिख देना बेटा, ठीक है। उन्होंने सर्विसेज इनको प्रोवाइड करी मेरे बिहाफ पर, क्लियर। एंड वो बिल लिख रहे मेरे को यशवंत मंगल को बेटा। अब जब पेमेंट की बात आई, अब जापान वाला मेरे को पेमेंट करेगा 10 करोड़ का और मैं पेमेंट करूंगा फ्रांस वाले को कितने का, 4 करोड़ का। तो मैंने जापान वाले को बोला एक काम करो, डायरेक्ट आप पेमेंट कर दो फ्रांस वाले को कितने का, 4 CR का। अब जापान वाले ने अगर डायरेक्ट पेमेंट कर दिया फ्रांस वाले को कितने का, 4 CR का, और मेरे को रिमेनिंग कितना किया, 6 CR का। तो सर ऐसे केस में क्वेश्चन आया कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में केवल 6 करोड़ आएगा या पूरा 10 करोड़ आएगा, तो सर वहां पे सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया कि दिमाग खराब मत करना मंगल, ये एंटायर 10 करोड़ की सर्विसेज एक्सपोर्ट हुई ना यार बेटा, ये तो केवल पेमेंट अरेंजमेंट। सर क्या हुआ, 6 करोड़ यहां गया, 4 करोड़ वहां गया। तो सर यहाँ पे सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया आरबीआई का रेफरेंस देते हुए, यहाँ पे डाउट क्या है बेटा कि सिंस कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज पूरा इंडिया में नहीं आ रहा है, इसलिए एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां क्लेरिफाई किया कि ऐसा आरबीआई ने अलाउ किया हुआ है और ऐसे केस में एंटायर 10 CR विल बी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। और हाँ, 4 CR की सर्विसेज अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस के स्कोप में आती है तो वहां पर इंपोर्ट ऑफ सर्विस मानते हुए सर वहां पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में उस यशवंत मंगल को 4 करोड़ पे IGST पे करके उसका रिफंड लेना पड़ेगा। एंड सर क्योंकि वो सर्विसेज अल्टीमेटली एक्सपोर्ट में काम आ रही है बेटा, इसलिए हाँ है ना भाई, अगर वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस के स्कोप में आता है, सारी कंडीशन इंपोर्ट ऑफ सर्विस की क्लेरिफाई पूरी होती है तो बेटा हाँ है ना भाई, डन। पर ये एक्सपोर्ट के पर्पस के लिए पूरा 10 करोड़ इज द एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। आई होप ये पूरा सर्कुलर इस छोटे से एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा। भारत माता की जय। तो सर टॉपिक आना इज वेरी इंपॉर्टेंट और टॉपिक को दिल में बैठाना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। आई होप दिल में बैठेगा वो टॉपिक आपको। ये सरकार आता है नेक्स्ट पॉइंट, क्या सर कुछ वेरियस, अब पहला पॉइंट तो क्या है, इसमें 2 पॉइंट है सर। फर्स्ट, वेरियस कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड, कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द पोर्ट्स टू द क्लाइंट। सर पोर्ट क्या होता है बेटा, कस्टम पोर्ट, ये वेरियस सर्विसेज देता है, पोर्ट सर्विसेज जैसे सर कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज सच एज सर सर्विसेज इन रेस्पेक्ट ऑफ अराइवल ऑफ वैगन्स एट द पोर्ट, haulage of the wagons inside the port area up to the place of unloading, siding of wagons inside the port, unloading of the wagons, movement of the unloaded cargo to port and stacking thereof, movement of unloaded cargo to the berth, shipment, loading on the vessel, etc. ये इस तरह की एंसिलरी सर्विसेज पोर्ट अथॉरिटीज प्रोवाइड करती है हम लोगों को जिसने इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया है गुड्स को। तो ऐसे केस में सर इन सर्विसेज को क्या सर्विसेज इन रिलेशन टू इम्यूल ड्यूटी मानेंगे? आंसर वाज नो। और क्लेरिफाई करके बोला क्या, ये सर्विसेज इन रिलेशन टू इम्यूल ड्यूटी नहीं है, तो गुड्स रिलेटेड सर्विसेज थी। यहाँ पे जनरल प्रोविजन सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2 लगेगा, सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 लगेगा। यहाँ पे कोई सर इम्यूल ड्यूटी वाले सर्विस का प्रोविजन नहीं लगेगा। क्लियर, डन। सेकंड, सर अगर कोई गुड्स टेम्पररी इंडिया में आता है, जैसे सर अनपॉलिश्ड डायमंड्स इंडिया में आते हैं, या पे इंडिया में उसका कटिंग एंड पॉलिशिंग का एक्टिविटी होता है, एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ बेटा ये। तो सर अगर कोई गुड्स इंडिया में टेम्पररी आ रहा है और उसका आप कुछ प्रोसेस करके वापस इंडिया से बाहर भेज रहे हो विदाउट बीइंग यूज्ड इन इंडिया, तो ऐसे केस में सेक्शन में 13(3) में अप्लाई लगता है। 13(3) बोलता है क्या, रेफर करो सेक्शन में 13(2) और यहाँ पे 13(2) के अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा। हाँ है ना भाई, भारत माता की जय। सर आइए, ये एडवर्टाइजमेंट सेक्टर के रिगार्डिंग सर्कुलर था, मैंने बोला भी था बहुत इंपॉर्टेंट था एग्जाम के लिए, आया भी एग्जाम के अंदर बेटा। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन रेस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग सेक्टर बेटा। अब क्या होता है, मान लो सर मैं आपको यहाँ पे 2 केस है बेटा, इशू केस नंबर 1 और केस नंबर 2, और दोनों का क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दे रखा है। मैं आपको समझाता हूं प्रैक्टिकली विद एग्जांपल, तो दिमाग में सर एकदम पॉइंट फिट होगा और प्यार हो जाएगा इस पॉइंट से बेटा, एकदम क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आएगा। सर मैं आपको समझाता हूं बेटा कि क्या होता है, मान लो सर
जियो, रिलायंस को, चलो रिलायंस लिख दो बेटा। रिलायंस ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है और उनको उस प्रोडक्ट का मार्केटिंग करना है, एडवर्टीजमेंट करना है। उन्होंने क्या किया, एक एडवर्टीजमेंट कंपनी से बात करी, एक एडवर्टाइजिंग कंपनी से बात करी कि ये प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करना है। मुंबई में नरीमन पॉइंट एक इतना अच्छा एरिया है जहां पे बहुत सारे लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं और वहां पे वो जो लोग घूमने आते हैं उनके लिए ये प्रोडक्ट बना हुआ है। तो वहां पे अगर आप किसी होर्डिंग पे अगर हमारा एड लगा दोगे तो माहौल जबरदस्त शानदार बन जाएगा। तो सर अब उस एड कंपनी ने क्या किया समझना, वहां पे कोई होटल वाला था बेटा, उससे बात करिए। क्लियर कि सर आप हमको आपके होटल में मान लो कोई एक लैंड खाली है बेटा, वहां पे एक होर्डिंग लगा दो और वो होर्डिंग आप लगा दो, हम वहां पे हमारा एड हैंग कर देंगे। क्लियर, तो कुल मिला के सर होर्डिंग लगाना है वहां पे, या तो डायरेक्ट होटल वाले से बात करिए वो होर्डिंग लगाएगा, या कोई होर्डिंग का वेंडर था बेटा। क्या होता है बेटा, आपने देखा होगा हाईवेज के साइड्स में, रोड्स के साइड्स में होर्डिंग लगे होते हैं बेटा। ये होर्डिंग के भी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। आपको सर बीएमसी से, लोकल अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है वहां पे उस एरिया को अलॉट करने के लिए, होर्डिंग के लिए बच्चों। ठीक है सर, तो जिन कॉन्ट्रैक्टर को वहां पे कॉन्ट्रैक्ट मिलता है वही वहां पे अपनी होर्डिंग लगा सकते हैं। अब मान लो सर मैं था वो होर्डिंग वेंडर, या मैं था वो होटल वाला जिसका वो होर्डिंग था। क्लियर, अब सुनना बात को ध्यान से। अब इस एड कंपनी ने मेरे से जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो समझने की कोशिश करना बेटा। या तो उसने होर्डिंग पूरा 2 महीने के लिए मेरे से लीज पे ले लिया, रेंट पे ले लिया, पिक्चर ही खत्म। अब वहां पे वो एडवर्टीजमेंट कंपनी जो थी वो भली एड रिलायंस का लगा है, टाटा का लगा है, मंगल का लगा है, वी डोंट केयर। तो ऐसे केस में वो होटल ने या होर्डिंग वेंडर ने क्या किया है सर, एक तरह से अपना स्पेस रेंट पे दे दिया है, लीज पे दे दिया, किसको, एडवर्टीजमेंट कंपनी को। तो ऐसे केस में दिस इज सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, और सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर होता है तो ऐसे केस में सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 3 लगता है। अगर दोनों पर्सन इंडिया के तो बेटा हाँ है ना भाई, कुल मिला के इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले प्रोविजन यहाँ पे लगेंगे। क्लियर, डन। पर अगर मान लो उस एडवर्टीजमेंट कंपनी ने उसे होर्डिंग लीज पे नहीं लिया होता, रेंट पे नहीं लिया होता, उसने बोला था मेरा तो केवल एडवर्टीजमेंट वहां कर ले, केवल एडवर्टीजमेंट करने का कॉन्ट्रैक्ट अगर किया होता, तो ऐसे केस में प्लेस सप्लाई क्या होता, वो नॉर्मल सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2 से निकलता, मतलब वहां जनरल प्रोविजन लगता है बेटा। क्लियर, डन। सेम वे जैसे रिलायंस ने कॉन्ट्रैक्ट दिया किसको, एडवर्टीजमेंट कंपनी को, तो एडवर्टीजमेंट कंपनी को उसने एडवर्टीजमेंट करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, ऐसे केस में नॉर्मल जनरल प्रोविजन सेक्शन में 12 सबसेक्शन 2 लगेगा। सर वहां पे कोई इमूवेबल लीज पे नहीं ली बेटा। हाँ मान लो एडवर्टीजमेंट कंपनी का खुद का होर्डिंग होता और उसने रिलायंस को लीज पे दिया होता, परमानेंट लीज पे दे दिया बेटा, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, जो भी टाइम पीरियड के लिए, तो वो रेंटिंग ऑफ इमूवेबिलिटी के रिगार्डिंग प्रोविजन होता, सेल ऑफ स्पेस के रिगार्डिंग आता, तो वो सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबिलिटी में आता और सेक्शन में 12 सबसेक्शन 3 लगता है बेटा। आया ना भाई, आई होप पूरा पिक्चर आपके माइंड में अब क्लियर हो गया। आइए बच्चों, सर क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ place supply in case of software design services related to electronic semiconductor industry and design in semiconductor and design manufacturing industry बेटा, ESDM इंडस्ट्री के लिए। सर आपने अगर सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है किसी के लिए, किसी कंपनी के लिए कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है, अब सर ऐसे केस में वहां पे जनरल प्रोविजन सेक्शन नंबर 13(2) लगेगा या 12(2) लगेगा। अगर 1% आउट ऑफ इंडिया का, 1% इंडिया का, जैसे आउट ऑफ इंडिया वाली कंपनी ने इंडिया में आपको सेमीकंडक्टर एंड डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर के लिए आपको कोई काम दिया है बेटा। क्लियर, तो आपने सॉफ्टवेयर बनाया है। क्लियर, तो सर नॉर्मल प्रोविजन सेक्शन में 13 सबसेक्शन 2 लगेगा। सेकंड बात, वो कई बार क्या करते हैं, अपने कुछ सैंपल प्रोटोटाइप हार्डवेयर यहां इंडिया में भेजते जस्ट टू टेस्ट। आप उस सॉफ्टवेयर को उस पर प्ले करके देखिए, चला के देखिए क्या वो प्रॉपर रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो दिस इज जस्ट एंसिलरी टू प्रोवाइड द सॉफ्टवेयर सर्विसेज। क्लियर, यहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस ऑफ गुड्स कंपल्सरी रिक्वायर्ड नहीं था, वो तो आपने केवल टेस्टिंग के लिए भेजा है, इसलिए हमने उन गुड्स पे सर्विसेज परफॉर्म नहीं करी। ये परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस में नहीं जाएगा, यहाँ पे सेक्शन में 13 सबसेक्शन 2 लगेगा, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग वाला बेटा। आइए सर अगला सर्कुलर। सर अगर कोई कंपनी, हाँ चलो मैं बताता हूँ, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस से रिगार्डिंग है। अगेन सेक्शन में 2 क्लोज 6 में एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस को डिफाइन किया, उसका क्लोज नंबर 5 बोलता है क्या, दोनों पर्सन सेम पर्सन के सर मियर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होना चाहिए बच्चा। मतलब मान लो कोई कंपनी है जो आउट ऑफ इंडिया की थी, उसने इंडिया में आके अपनी एक ब्रांच खोली है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोला है, क्लियर, अपना कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफिस खोला है, और सर इन्होंने अगर आपस में ट्रांजैक्शन किया तो ये कहलाएगा क्या, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिस्टिंक्ट पर्सन।
पर अगर वो आउट ऑफ इंडिया वाली कंपनी ने इंडिया में आके एक नई कंपनी खोल दी होती, उसको एक सेपरेट लीगल एंटिटी बना दिया होता, तो ऐसे केस में वो दो अलग अलग पर्सन बन गए हैं, दो अलग अलग पर्सन अगर बन गए हैं, तो ऐसे केस में सर वो अगर आपस में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो मियर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं कहलाएंगे। सेम वे मान लो कोई इंडिया की कंपनी थी, उसने आउट ऑफ इंडिया में एक ब्रांच खोल दिया, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोल दिया, सर अपना कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफिस खोल दिया, तो वो कैसे, वो केवल मियर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे। पर अगर उसने आउट ऑफ इंडिया जाके वहां के लॉज के अकॉर्डिंग एक नई कंपनी बना दी, क्लियर, तो वहां पे दोनों पर्सन मियर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं कहलाते बेटा। क्लियर, डन, आई होप पॉइंट समझ में आया आपको। आइए बच्चों, इंटरमीडिएट सर्विस के केस में ध्यान देना बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सप्लायर का लोकेशन मतलब एजेंट का लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। तो वहां डिफाइन किया गया कि इंटरमीडिएट सर्विस कब कहलाएगी, जब सर एजेंट को डिफाइन किया है। इंटरमीडिएट मींस अ ब्रोकर, एजेंट और एनी अदर पर्सन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड हु अरेंजेस और फैसिलिटेट द ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ between two persons or more persons but does not include any person who supplies the goods or service or both on his own account। सर वो खुद के गुड्स बेच रहा है, वो कभी भी सर एजेंट नहीं कहलाता है, ब्रोकर नहीं कहलाता है, इंटरमीडिएट सर्विस नहीं कहलाता। जैसे मैंने कोई काम आपको आउटसोर्स कर दिया, सब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दे दिया, तो आप इंडिपेंडेंट सर्विस सप्लायर, आप कोई एजेंट नहीं हो बेटा। क्लियर, जैसे सर मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया था ये वाला जापान वाली सर्विस वाला बेटा, मैंने यहाँ पे फ्रांस वाले पर्सन को काम आउटसोर्स किया 4 करोड़ में, अब भले ही सर्विस डायरेक्ट यहां जाके दे रहा हो, फिर भी वो एजेंट नहीं कहलाएगा, वो अपना इंडिपेंडेंट सर्विस सप्लायर कहलाएगा। हाँ है ना भाई। पर हाँ सर, यशवंत मंगल ने क्या किया होता, जापान और फ्रांस वाले के बीच में डील करा दी होती, यशवंत बीच में कमीशन लिया होता, तो यशवंत क्या कहलाता, इंटरमीडिएट कहलाता बेटा। हाँ है ना। क्लियर, यहाँ पे सर ध्यान देना बच्चों, इंटरमीडिएट में मिनिमम 3 पार्टी चाहिए बेटा। सर 2 डिस्टिंक्ट सप्लाई होती है, एक तो मेन सप्लाई बेटा ए और बी के बीच में, और सी कौन है बीच में, इंटरमीडिएट बेटा, तो एंसिलरी सर्विस होगी सी की, एजेंट की बेटा। क्लियर, इंटरमीडिएट सर्विस सप्लायर टू हैव अ कैरेक्टर ऑफ एजेंट, ब्रोकर और एनी अदर सिमिलर सर्विसेज बच्चा। सर it does not include a person who supplies the goods or service or both or securities on his own account। subcontracting for service is not an intermediary बेटा। एंड सर देना बेटा, इंटरमीडिएट अगर होगा तो ही सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 8 लगेगा, जहां पे सप्लायर का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। हाँ है ना भाई। चलिए सेक्शन नंबर 14 बोलता है क्या, ओआईडी सर्विस के इसमें स्पेशल प्रोविजन। ओआईडी सर्विस में क्या होता है बेटा, सर मैं आपको ऑलरेडी वैसे हिंट दे चुका हूं आगे बेटा, कि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन और डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज अगर आउट ऑफ इंडिया से आप इंडिया में ले रहे हो, तो हमेशा रेसिपिएंट का लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई होता है, बात खत्म। अब रेसिपिएंट का लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई है, तो सर कौन टैक्स पे करेगा, अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है उसको बोलते हैं टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, वो टैक्स पे करेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। पर रेसिपिएंट अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको बोलते हैं क्या, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। और नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट अगर है तो ऐसे केस में हमेशा क्या लगता है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगता है। और सप्लायर जो आउट ऑफ इंडिया वाला वेबसाइट है netflix.com, वो टैक्स पे करेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। और रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है बट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस अंडर सेक्शन 51, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह बेटा अगर है तो उनको अनरजिस्टर्ड पर्सन मानेंगे फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लोज बेटा, मतलब आप netflix.com ही टैक्स पे करेगा। क्लियर, अब सब ध्यान देना बच्चों, यहां पर बोल दिया क्या, अब वो सिंस आउट ऑफ इंडिया वाला पर्सन ही सर्विस सप्लायर जो है वो इंडिया में आके टैक्स पे करेगा, रजिस्ट्रेशन कराएगा, उसके लिए सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम दे रखी है, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ रिटर्न दे रखा है उसके लिए, क्लियर, स्पेशल प्रोविजन दे रखे हैं उसके लिए। पर हाँ सर उसको इंडिया में आके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा बेटा। क्लियर, तो ऐसे केस में अगर उसका फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में तो वो टैक्स पे करेगा, नहीं है तो उनका जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इंडिया में वो टैक्स पे करेगा, वो भी नहीं है तो दे विल हैव टू अपॉइंट अ पर्सन इन इंडिया हु विल पे टैक्स ऑन देयर बिहाफ, मतलब पे तो उनको करना पड़ेगा। प्लस अब सर मान लो आपने netflix.com का जो वीडियो था वो सब्सक्राइब किया, तो सप्लायर कौन है, netflix.com, पर बीच में कोई इंटरमीडिएट था, जैसे इंस्टाग्राम से आपको नेटफ्लिक्स का लिंक मिला और आपने इंस्टाग्राम से वो आपने वीडियो सब्सक्राइब किए थे बेटा थ्रू नेटफ्लिक्स, तो यहाँ पे सप्लायर कौन कहलाएगा, इंस्टाग्राम कहलाएगा या फेसबुक कहलाएगा बच्चा। तो उसके लिए यहाँ पर एक क्लोज डाला और बोल दिया क्या, सर अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो मानेंगे netflix.com ही सप्लायर है, नहीं तो बीच में जो इंटरमीडिएट था उसको सप्लायर ऑफ सर्विस मान लेंगे और उसको सारे कंप्लायंस पूरे करने पड़ेंगे। सर फर्स्ट, सर जो इनवॉइस इशू किया है या कोई डॉक्यूमेंट या जो बिल इशू किया है उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि सर ये सर्विस ये है और सर्विस सप्लायर नेटफ्लिक्स है हमारे इस एग्जांपल में बेटा। सर सेकंड, जो इंटरमीडिएट है इट डज नॉट ऑथराइज द सर डिलीवरी या चार्ज टू द कस्टमर बेटा। सर और सर ध्यान देना बेटा, जो पेमेंट कस्टमर ने किया है वो डायरेक्ट किसके अकाउंट में गया है, नेटफ्लिक्स के अकाउंट में गया है, न तो इंस्टाग्राम पेमेंट कलेक्ट कर रहा है न उसको सर प्रोसेस कर रहा है, डायरेक्ट पेमेंट कहा जा रहा है बेटा।
नेटफ्लिक्स अकाउंट में जा रहा है, और सर गुड्स या जो सर्विसेज है उसकी डिलीवरी भी डायरेक्ट नेटफ्लिक्स दे रहा है कस्टमर को, इंस्टाग्राम नहीं दे रहा है। इंस्टाग्राम का कोई रोल नहीं है, इंस्टाग्राम डज नॉट ऑथराइज डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज। और अगर सर उनके बीच में टर्म्स एंड कंडीशन जो डिफाइन करी उसमें netflix.com और जो कस्टमर है उसने डायरेक्टली डील किया है, नेट इसमें बीच में इंस्टाग्राम का कोई रोल नहीं है। क्लियर? कल को कोई सर्विसेज मान लो कोई डिफेक्टिव हुई तो इसके लिए इंस्टाग्राम रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ये सब कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है तो ऐसे केस में सप्लायर कौन माना जाएगा? नेटफ्लिक्स ही माना जाएगा, अदरवाइज इंटरमीडिएट को सप्लायर मान लेंगे। क्लियर? डन। सरकार आइए, एक नया प्रोविजन ऐड हुआ, ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विसेज सप्लाइड बाय अ पर्सन हु इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। जंगली रमी पे आओ ना महाराज, और महाराज पहुंच गए, और जंगली रमी थी कहा कि मान लो श्रीलंका की। सर ऐसे केस में अगेन सर ध्यान देना, हमेशा ऑनलाइन मनी गेमिंग में जिसने गेम खेला है, रेसिपेंट जो है वो भले ही रजिस्टर्ड हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑनलाइन मनी गेमिंग वाला ही लायबल है टैक्स पे करने के लिए। और सर सेक्शन 14A इंसर्ट कर दिया और बोल दिया क्या, हमेशा सप्लायर ऑफ सर्विस आउट ऑफ इंडिया है वही लायबल होगा और वो टैक्स पे करेगा इंडिया में आके, और वो अगर आउट ऑफ इंडिया है तो सर अगर उसका फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में तो वो टैक्स पे करेगा, नहीं तो उसका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इंडिया में वो टैक्स पे करेगा। नहीं है तो सर ऐसे केस में दे विल हैव टू अपॉइंट अ पर्सन इन इंडिया हु विल पे टैक्स ऑन देयर बिहाफ, पर पे उन्हीं को करना पड़ेगा। और उन्होंने अगर कंप्लायंस पूरे नहीं करे तो ऐसे केस में सर डिपार्टमेंट को यहाँ पावर दे दिया कि उनकी वेबसाइट को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, सारी इन्फॉर्मेशन ब्लॉक कर देंगे। सर क्लियर? डन। आइए सर सेक्शन 15 रिफंड ऑफ आईजीएसटी टू इंटरनेशनल टूरिस्ट। अगर कोई टूरिस्ट जो इंडिया में आया है, यहाँ से कोई गुड्स परचेज किया और अगर वो गुड्स बाहर लेके जा रहा है तो सर कस्टम पोर्ट या इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहां से वो बाहर जा रहा है वहां पे वो गुड्स प्रेजेंट करेगा, बिल प्रेजेंट करेगा, उस पर जो आईजीएसटी पे किया उसका उसको रिफंड मिलेगा इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। बेटा अच्छा, टूरिस्ट को डिफाइन किया, टूरिस्ट मींस अ पर्सन नॉट नॉर्मली रेजिडेंट इन इंडिया हु एंटर्स इंडिया फॉर अ स्टे ऑफ नॉट मोर देन 6 मंथ फॉर लेजिटिमेट नॉन इमाइग्रेंट पर्पस, तो उसको बोलेंगे क्या, टूरिस्ट। आइए जीरो रेटेड सप्लाई, दो ट्रांजेक्शन सर सेक्शन 16 में डिफाइन किए, जीरो रेटेड सप्लाई जहां पे सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ हो रहा है, उसमें फर्स्ट तो क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, सेकंड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ टू अ यूनिट ऑफ एसईजेड और अ डेवलपर ऑफ एसईजेड फॉर देयर ऑथोराइज्ड ऑपरेशन, तो ऐसे केस में वो जीरो रेटेड सप्लाई कहलाएगा। और जीरो रेटेड सप्लाई अगर कराएगा तो वहां पर तो ध्यान बेटा, अगर कोई इनपुट वगैरह आपने परचेज किए 17(5) में कवर है तो ब्लॉक क्रेडिट बेटा, अदरवाइज आपको सारे इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स का आपको आईटीसी मिलेगा, भले आपके आउटवर्ड सप्लाईज एग्जम्प्ट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जीरो रेटेड सप्लाई अगर होता है तो वहां बोल दिया क्या कि जीरो रेटेड सप्लाई में अगर आपने बिफोर सप्लाइंग द गुड्स और सर्विस और बोथ आपने एलयूटी या बॉन्ड साइन कर दिया तो यू नीड नॉट पे एनी टैक्स ऑन योर आउटवर्ड सप्लाईज, पर फिर भी उसमें काम आने वाले इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स का आपको आईटीसी मिलेगा। और अगर आईटीसी काम नहीं आता तो सर रिफंड के चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है कि इनपुट्स और इनपुट सर्विस का, कैपिटल गुड्स का नहीं, इनपुट और इनपुट सर्विस का आप रिफंड ले सकते हो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। क्लियर? पर हाँ देखो सर्विसेज के केस में तो क्या होता है बेटा, पेमेंट आएगा फॉरेन करेंसी तो ही वो एक्सपोर्ट और सर्विस कहलाएगा। गुड्स में तो ऐसा कोई कंडीशन था नहीं, गुड्स में क्या था, टेकिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया टू प्लेस आउटसाइड इंडिया इज कॉल्ड एक्सपोर्ट, इसलिए यहाँ कंडीशन डाल दी गुड्स के लिए और बोल दिया क्या कि सर गुड्स के सप्लाईज के केस में अगर आपका फॉरेन करेंसी रियलाइज नहीं हुआ विद इन द टाइम लिमिट अलाउड बाय द आरबीआई अंडर फेमा तो सर उसके 30 दिन एक्सपायर होते, मतलब 30 दिन के अंदर जिस दिन वो पीरियड एक्सपायर हुआ है विच इज द पीरियड अलाउड बाय आरबीआई अंडर फेमा, सर अगर पेमेंट नहीं आया तो उसके 30 दिन के अंदर आपने जितना रिफंड लिया है जीएसटी का उतना आपको गवर्नमेंट को वापस से पे करना पड़ेगा अलोंग द इंटरेस्ट। आइए सब सेक्शन 4 बोलता है क्या, सर मैं तुम्हें समझाता हूं, यहां बोला है क्या जीरो रेट सप्लाई जो होता है, हमने इंटरसेट सप्लाई का डेफिनेशन पढ़ा था सेक्शन 7 में कि आपने एक्सपोर्ट किया हो जहां पे सप्लायर इज इन टैक्सेबल टेरिटरी और प्लेस सप्लाई आउटसाइड इंडिया है या एसईजेड को सप्लाई किया तो वो इंटरसेट सप्लाई कहलाता है। आपने एलयूडी बॉन्ड साइन नहीं किया तो आप आईजीएसटी पे करेंगे क्योंकि वो इंटरसेट सप्लाई था और आईजीएसटी जो पे किया उसका आपको क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। तो सर यहां पर गवर्नमेंट ने यहां पर एक प्रोविजन लिख दिया और बोल दिया क्या, गवर्नमेंट ऐसे कुछ गुड्स और सर्विसेज को नोटिफाई कर देगी जहां पे उन नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज केस में ही आपको रिफंड मिलेगा आईजीएसटी का बेटा, या फिर क्लास ऑफ गुड्स और सर्विसेज को नोटिफाई कर देगी, इन क्लास ऑफ गुड्स और क्लास ऑफ सर्विसेज को ही या क्लास ऑफ पर्संस को ही रिफंड मिलेगा आईजीएसटी पे करके अगर ये एक्सपोर्ट करते हैं तो बेटा। और खास बात गवर्नमेंट नोटिफाई किया पता है किसको, सबको ही, सारे क्लास ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सारे क्लास ऑफ पर्संस आर नोटिफाइड टू क्लेम द रिफंड ऑफ आईजीएसटी अगर उन्होंने एक्सपोर्ट पर आईजीएसटी पे किया था तो जीरो रेट सप्लाई पे आईजीएसटी पे करके एक्सपोर्ट किया या एसईजेड को सप्लाई किया उसका रिफंड ले सकते सारे लोग एक्सेप्ट सम स्पेसिफाइड गुड्स लाइक टोबैको बेस्ड गुड्स, पान मसाला एटसेट्रा खाते होंगे ना बेटा, काम तो आता होगा बेटा आपके रोज, है ना भाई, तो उनको छोड़ दो। मतलब वहां पर आईजीएसटी पे करके सर आईजीएसटी का रिफंड लेने का ऑप्शन नहीं है। क्लियर? वहां एलयूडी या बॉन्ड साइन करके ही आप एक्सपोर्ट करें, हमें कोई दिक्कत नहीं। दीज स्पेसिफाइड गुड्स लाइक टोबैको बेस्ड गुड्स और पान मसाला एटसेट्रा कैन बी एक्सपोर्टेड ओनली अंडर बॉन्ड और एलयूटी। क्लियर? सेम यहाँ पे भी लिखा है बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर? डन। भारत माता की जय। ओके, एक सर्कुलर दिया हुआ बेटा
सर पुरानी बुक में मैंने इसको बढ़ा दे रखा था, यहाँ पे मैंने क्रिस्प कर दिया अगेन। सर्विसेज ऑफ शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन, कॉन्फ्रेंसिंग, बैंक्वेटिंग एटसेट्रा प्रोवाइडेड टू एसईजेड डेवलपर और एसईजेड यूनिट शैल बी ट्रीटेड एज इंटरस्टेट सप्लाई। सर वो इंट्रा नहीं कहलाएगा, भले वो सर्विसेज इन रिलेशन टू इम्यूनल प्रॉपर्टी है, पर सर हमेशा आपको पता है कि सर स्पेसिफिक प्रोविजन शैल ऑलवेज प्रिवेल ओवर जनरल प्रोविजन, और सिंस एसईजेड के लिए स्पेशल प्रोविजन दे रखा है तो हम वही रेफर करेंगे और वो हमेशा इंटरस्टेट सप्लाई कहलाएगा, वहां पे जनरल प्रोविजन नहीं लगाएंगे। क्लियर, हमेशा स्पेसिफिक प्रोविजन दे रखा तो बात खत्म बेटा, ठीक है। प्लस एक और सर्किल होता है बेटा कि अगर कोई सर्विस जैसे इवेंट मैनेजमेंट सर्विस हो गई, होटल अकोमोडेशन सर्विस हो गई, कंज्यूमर्स एटसेट्रा, अगर एसईजेड ने रिसीव किए है, एसईजेड के डेवलपर या यूनिट ने फॉर देयर ऑथराइज्ड ऑपरेशंस, एसईजेड का स्पेसिफाइड ऑफिसर क्या करता है, सर कौन कौन से इनवर्ट सप्लाईज एसईजेड यूनिट या डेवलपर लेगा फॉर देयर ऑथराइज्ड ऑपरेशन, उसकी लिस्ट वो क्या करता है, अप्रूव करता है। तो वो लिस्ट में अगर वो गुड्स सर्विस था तो ऐसे केस में बेनिफिट ऑफ जीरो रेट सप्लाई विल बी अवेलेबल टू दी सप्लायर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। मतलब कुल मिला के एसईजेड यूनिट या डेवलपर ने अपने ऑथराइज्ड ऑपरेशन के लिए कोई भी गुड्स सर्विस परचेज करी है तो दैट विल बी एलिजिबल फॉर बेनिफिट ऑफ जीरो रेट सप्लाई। क्लियर, डन। हाँ, कोई अगर ब्लॉक क्रेडिट में कवर है 17.5 में तो उसका आईटी से नहीं मिलेगा, एक अलग बात है बेटा, अदरवाइज जीरो रेट सप्लाई का बेनिफिट मिलेगा अगर वो ऑथराइज ऑपरेशन के लिए सप्लाई किया था तो। आइए सेक्शन नंबर 17A, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन अमाउंट्स। सर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, आपने आईजीएसटी के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से कोई अमाउंट सीजीएसटी या एसजीएसटी के कैश लेजर में फंड ट्रांसफर किया था तो ऐसे केस में आईजीएसटी के बैंक से, अकाउंट से सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, उतना अमाउंट निकाल के सर उस रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के फंड में ट्रांसफर करेगा। यहाँ पे प्रोविजन दे रखा है बेटा, कोई खास बात नहीं है। आइए सेक्शन 18, ट्रांसफर ऑफ आईटीसी। सर हमने बता रखा है, जब मैं हमेशा जीएसटी से शुरू करता हूँ कि सर जितना आपने आईटीसी आईजीएसटी का यूज किया किसके लिए, सीजीएसटी के लिए, उतना आईजीएसटी अकाउंट से फंड निकाल के सीजीएसटी फंड डालेंगे। जितना आपने आईजीएसटी का आईटीसी यूज किया किसके लिए, यूटीजीएसटी के लिए, एसजीएसटी के लिए, उतना रेस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरी या सर एसजीएसटी के अकाउंट में फंड ट्रांसफर किया जाएगा। क्लियर, एंड वाइस वर्सा आल्सो बेटा। आइए सर लास्ट सेक्शन हम पढ़ लेते हैं जो काम का हमारे लिए, सेक्शन नंबर 19 कि अगर आपने किसी ट्रांजेक्शन को इंटरस्टेट सप्लाई मानते हुए आईजीएसटी पे कर दिया जबकि वो क्या था, इंट्रास्टेट सप्लाई, तो ऐसे केस में आपको सही हेड वाला पहले टैक्स पे करना पड़ेगा। सीजीएसटी और एसजीएसटी पहले आप पे करिए करेक्ट हेड में, उसके बाद जो रॉन्ग हेड में आपने टैक्स पे किया आईजीएसटी उसका आप रिफंड लेके आ जाइए। 2 साल में रिफंड ले सकते हो, जिस दिन करेक्ट हेड में टैक्स पे किया उसके 2 साल में रिफंड ले लेना। क्लियर, पर हम ऐसे केस में आपसे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि एटलीस्ट आपने करेक्ट हेड में आपने टैक्स तो पे किया था ना बेटा। सेम इज द सेक्शन वाइस वर्सा फॉर आईजीएसटी आल्सो। किसी ट्रांजैक्शन हमने इंट्रा मानते हुए सी और एस पे कर दिया जबकि क्या पे करना था, आईजीएसटी, तो ऐसे केस में आपको पहले आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। क्लियर, और आईजीएसटी पे करोगे उसका हम कोई आपसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, पर हाँ जो रॉन्ग हेड में टैक्स पे किया था उसका आपको हम रिफंड दे देंगे, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। भारत माता की जय। क्लियर, इसी के साथ पॉइंट खत्म होता है अब, और ये पूरा आईजीएसटी एक्ट प्लेस सप्लाई भी खत्म होता है अब। देखिए आपके लिए एक शानदार वाला मैसेज मैंने लिखा है, यू आर बोर्न टू विन बट टू बी ए विनर यू मस्ट प्लान टू विन, प्रिपेयर टू विन एंड एक्सेलरेट टू विन। तभी सर जीत हमारी होगी और 100% जीत हमारी होगी। बच्चों यूज दिस रिवीजन लेक्चर्स वाइजली, बहुत अच्छे से यूज करिए, एक 2 3 बार सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं मजा आ जाने वाला है आपका। एंड सर आपको अगर राइटिंग प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है, ज्यादा आपको फोबिया एग्जाम का, तो सर डू गो फॉर टेस्ट सीरीज। सर कुछ पेपर्स आपको लिखने चाहिए हर सब्जेक्ट के। सर हमने आपके लिए मस्त वाले टेस्ट भी लॉन्च कर दिए हैं सर सारे सब्जेक्ट के। इनफैक्ट हमारे जो एक्सपर्ट टीम है बेटा इन हाउस, वो क्या करती है, पेपर्स बनाते हैं एंड वो पेपर चेक करते हैं, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में पेपर चेक होते हैं बेटा, सो दैट ऐसा नहीं कि ऐसे ही चेक कर लिया आपके पेपर्स। सर प्रॉपरली जिस तरह से आईसीआई गाइडलाइन के हिसाब से पेपर चेक होते हैं उस अकॉर्डिंग हम पेपर चेक करते हैं एंड सर उसके अकॉर्डिंग आपका इवैल्यूएशन होता है एंड उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो कहां गलती कर रहे हो आप और उसको आप इंप्रूव कर सकते हो। सो यू मस्ट प्लान टू विन, प्लान तो करना ही करना है, यू मस्ट प्रिपेयर टू विन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड देन यू विल एक्सेलरेट टू विन। आई होप माहौल बनेगा, बन रहा होगा। कमेंट बॉक्स में सर माहौल जबरदस्त शानदार लिख देना एंड सर लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर ये वीडियोस शेयर कर देना सो दैट सबको फायदा मिल जाए, माहौल जबरदस्त शानदार बन जाए। ऑल द बेस्ट गाइज, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा, बाय बाय।